छत्तीसगढ़ में जनता की नजर से अगर देखें तो मुख्यमंत्री पद के दो ही उम्मीदवार हैं, एक भूपेश सिंह बघेल और दूसरे डॉक्टर रमन सिंह, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विकास के लिए जाने जाते हैं, चाउर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आज हम डॉक्टर रमन सिंह के घर में हैं, उनके मंदिर को हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पूजा करने के बाद डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज दिन भर हम उनके साथ रहेंगे और डॉक्टर रमन सिंह से जानेंगे उनकी निजी बातें, उनकी राजनीतिक बातें, उनका जीवन और किस तरह से वो जीवन जीते हैं। डॉक्टर रमन सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और आज हमसे जुड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके घर से शुरू कर रहे हैं, आपकी जो जनसभाएं होंगी, लोगों से आप मिलेंगे, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में आपके मन में क्या है, जनता के पास जब आप जाते हैं तो उस समय आपके मन में क्या होता है? जनता के सामने और खास तौर से इस पूरे चुनाव अभियान में सबसे महत्वपूर्ण विषय कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की हालात इस 5 साल में कहां से कहां पहुंच गया, कैसा छत्तीसगढ़ हम बनाना चाहते थे, कैसा वातावरण छत्तीसगढ़ के अंदर था, और ये 5 साल में जिस छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के अंदर एक प्रतिष्ठा मिली थी, छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, तेजी से विकास करने वाले राज्य, पावर हब के रूप में, स्टील और सीमेंट हब के रूप में जाना जाता था, जो छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट के लिए जाना जाता था। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति भूपेश बघेल जी ने क्या किया है, छत्तीसगढ़ को ईडी और सीडी की सरकार कहने लगे हैं, करप्शन में सिर से पैर तक डूबा हुआ ये पूरा का पूरा भूपेश सरकार, और ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या हुआ तुम्हारे वादों का, क्या हुआ उन सारे जन घोषणा पत्र के बड़ी बड़ी बातों का, जो गंगा जल हाथ में लेके, गीता हाथ में लेके सौगंध खाने वाले भूपेश जी और राहुल गांधी जी। आपसे ये सवाल इस चुनाव में सबसे मुखरता से पूछा जाएगा। शराबबंदी की बड़ी बड़ी बात करके घर घर शराब पहुंचाने का काम आपने किया। 10 लाख नवयुवक का प्रश्न पूछ रहा है, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? 2 लाख कर्मचारी जिनको स्थायी करने की बात हुई थी, आज वो प्रश्न कर रहा है कि उनकी स्थायी करने का संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का क्या हुआ? 2 साल का बोनस का क्या हुआ? और साथ ही साथ वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, ना जाने कितने असंख्य वादे किए थे, वो वादे आज अधूरे क्यों हैं? इस प्रश्न का जवाब जानना चाहेगी। और छत्तीसगढ़ के सारा डेवलपमेंट, सारे विकास के काम क्यों ठप पड़े हैं 5 साल से? जो चूंकि राजनीति की बात हम करते रहेंगे, लेकिन चूंकि मैं यूपी से आता हूं, तो यूपी में जब किसी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के घर जाता हूं तो बहुत ऐश्वर्य दिखाई देता है। आपका जो घर है वो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को कम ये अवसर रहता है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के घर को देखे, तो एक साधारण घर दिख रहा है। बहुत बड़ा, जितना बड़ा आपका ड्राइंग रूम है उससे बहुत बड़े बड़े ड्राइंग रूम दिल्ली में हम देखते हैं, फ्लैटों में होते हैं। तो 15 साल मुख्यमंत्री आप रहे और घर में हमने जब आपके सहयोगी से बात की तो टहलने के लिए एक हमें लॉन भी नहीं मिला। जो मैंने 15 साल मुख्यमंत्री रहते सरकार की तरफ से जो प्लाट मिला था, उस समय मैंने ये आवास बनाया है। पूरे 15 साल के मुख्यमंत्री होने के बाद भी मुझे कोई सरकारी बंगला नहीं मिला और मैं सरकारी बंगला में गया नहीं, इसी बंगले में आया हूँ जो मैंने बनवाया था। और जैसा है, सादगी मुझे पसंद भी है और सादगी के साथ रहना हमारे श्री राम के दरबार के साथ, श्री राम के दरबार के साथ, और ये सब इनका सबका आशीर्वाद मिलता रहे भारत, और उसी तरीके से हमारा पूरा परिवार रहता है। और ये घर निश्चित रूप से गणेश जी और कृष्ण जी लकड़ी के हैं। ये बस्तर का आर्ट है, बस्तर में बना हुआ आर्ट है और बस्तर के लोगों ने गिफ्ट किया था। ये उस समय का आज तो एक पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री एक एम्बेसडर भी होता है अपने राज्य का, तो ये जो कलाएं हैं ये देखने लायक हैं। अपने घर में डॉक्टर साहब ने लगा रखी है ताकि छत्तीसगढ़ का जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी आने वाले लोग देख सकें। सर, किस तरीके से लेते हैं आप छत्तीसगढ़ की राजनीति के अलावा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की का जो आर्ट एंड कल्चर है
उसको किस तरीके से देश और दुनिया को देखना चाहिए? छत्तीसगढ़ में विविधता है और छत्तीसगढ़ में काष्ठ शिल्प का काम बस्तर के सूर्य अंचल में अद्भुत तरीके से विकसित हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी प्रसिद्धि पहुंची है। उसके साथ ही साथ रायगढ़ का एक तारा और बाकी जगहों में जिस प्रकार के काम होता है और हस्तशिल्प के काम होते हैं, कुटीर उद्योग के काम होते हैं, छत्तीसगढ़ के हर जिले की अपनी एक विशेषता है, एक खासियत है। कहीं मिट्टी के काम हो रहे हैं, कहीं आयरन के काम हो रहे हैं, कहीं कॉपर के बहुत शानदार तरीके से कोसा और कॉपर का हम दिखाना चाहेंगे कि कॉपर में भी यहाँ पर दो मूर्तियां हैं। ये भी छत्तीसगढ़ की विशेषता है। ये पूरा जो हमारा जांजगीर चांपा है, कांसा, कोसा और कंचन की नगरी कहलाता है। कांसा, कोसा और कंचन की नगरी कहलाता है। मतलब हुआ? कांसा तो समझते हैं। कांसा यानी कांसे के बर्तन से बर्तन बनते हैं, मूर्ति बनती है, थाली बनते हैं, प्लेट बनते हैं और कांसे का बर्तन बहुत पवित्र कहलाता है। हम लोग भोजन करते समय कांसे के बर्तन को यूज करते हैं, कटोरी यूज करते हैं और ये सैकड़ों साल की परंपरा है। बहुत ही हाइजीनिक भी होता है। कोसा का कपड़ा है, पूरे के पूरे जांजगीर चांपा से लेकर बिलासपुर संभाग में और अन्य स्थानों में सैकड़ों साल से इसको विकसित किया है। कोसे के साड़ियाँ, कोसे के कुर्ते, कपड़े और कोसे के काम। और कंचन यानी ये कांसा और कोसा जब है तो कंचन अपने आप आएगा, लक्ष्मी बरसेगी, सोना आएगा। तो ये हर जिले की विविधता है अपने अपने अलग क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ छोटा सा जगह है, उसमें कुछ काम हो रहा है। क्या काम करवा रहे हैं सर आप? ये लॉन छोटा सा है और शाम को घूमने के लिए बाहर चला जाता हूँ, मगर यदि घर के अंदर ही टहलना है तो इसी मैदान का उपयोग करता हूँ मैं। टहलने लायक तो खैर जगह नहीं है, मगर काम चला लेते हैं। हम लोग परिवार के लोग सब बैठते हैं यहीं पे, चाय पीते हैं शाम का, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो योगा और प्राणायाम के लिए जगह है खुली। डेली योगा करते हैं आप? रोज का मेरा रूटीन है। ट्रेनर भी आता है और आधा घंटा पौन घंटा समय देता हूँ मैं। तो ये जगह है जहाँ पे मुझे सुबह 1 घंटा समय देता हूँ। अभी मैं बात कर रहा था आपके सहयोगियों से भी, तो ये पूछ रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह का जो मन है वो किन चीजों में रहता है? छत्तीसगढ़ की जब वो राजनीति करते हैं तो उनके क्या प्रिय विषय हैं? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध किया जाए। और छत्तीसगढ़ के आम आदमी में, जैसे 2003 में मैंने शुरुआत की, राजनीति दृष्टि से मुख्यमंत्री बना, तो पहली चुनौती मेरे सामने आई कि छत्तीसगढ़ में पलायन होता है। 10 लाख से 15 लाख लोग पलायन करते हैं छत्तीसगढ़ से। भूख से मौत होती है, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, पूरा बस्तर और पूरा सरगुजा के गरीब लोग इससे पीड़ित हैं। तो एक चुनौती को शुरुआत के दौर में मैंने देखा 2003 में आते ही, तो हमने एक नई योजना शुरू की, खाद्यान्न सुरक्षा योजना। वो चाहे 1 रुपये किलो चावल की योजना हो, नमक हमने निःशुल्क देने का काम किया, चना देने की योजना बनाई। तो ये कुपोषण की खिलाफ लड़ाई में 65 लाख परिवार को चिन्हांकित करके, और दूसरा PDS में लीकेजेस बहुत थे पूरे देश में। मुझे कहा जाता था PDS में सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते कोई। हमने कहा PDS को हम 0% करप्शन में लाएंगे, और 65 लाख परिवार को यदि हमने PDS से जोड़ा, चावल से जोड़ा, नमक से जोड़ा, तो 100% गारंटी के साथ कि 65 लाख परिवार तक वो राशन 7 तारीख तक पहुंच जाए। इसके लिए राशन त्योहार मनाते थे और ये लगातार 15 साल तक लोगों को कभी दिक्कत नहीं हुई। उसका असर हुआ IMR में, MMR में, माल न्यूट्रिशन में, पलायन रुका और लोगों को दोनों टाइम खाने की व्यवस्था हुई। छत्तीसगढ़ में जो मुख्य समस्याएं हैं, राजनीतिक लिहाज से लोग अपने अपने तरीके से जो उन्होंने किया है उसकी चर्चा करते हैं, दूसरे ने नहीं किया है उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ की मेन समस्याएं क्या हैं जो केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, विपक्ष को मिल करके शेयर करनी चाहिए, उसकी दिशा में काम करनी चाहिए? छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जब शुरुआत की, छत्तीसगढ़ का गठन इसलिए हुआ कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ में कमजोर था।
क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था छत्तीसगढ़। राज्य के निर्माण के पीछे कल्पना यही थी कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जाए, और अटल जी ने 2000 में जब छत्तीसगढ़ बनाया तो यही कल्पना कि छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाया जाए, जहां सड़कों का जाल हो, जहां एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल हो, एजुकेशन का हब बनाया जाए। ट्राइबल क्षेत्र में एससी और एसटी के पॉपुलेशन 32 और 12%, करीब करीब आधी आबादी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की है। उनके लिए बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था, हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने के लिए गांव-गांव से लेकर शहर तक न केवल मेडिकल कॉलेज की स्थापना की हमने, 2 से 10 और 11 मेडिकल कॉलेज कर दिए, बल्कि पीएससी सीएससी को अपग्रेड, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंटा, वहां के हॉस्पिटल को अपग्रेड करके चिकित्सकों की नियुक्ति ही नहीं की, बल्कि वहां पे सर्जरी करने का काम भी शुरू कराया। तो एक प्रकार से हेल्थ में, एजुकेशन में एजुकेशन हब बनाया बस्तर के। दंतेवाड़ा का आज वहां जाके देखें तो एजुकेशन हब जो वहां पे बना हुआ है, तो वो अपने आप में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, जहां हजारों बच्चे एजुकेशन लेते हैं, प्राइमरी से लेकर 12 तक के बच्चे काम करते। जवांगा का सेंटर हमारा अपने आप में अद्भुत। ये सब बातें तो डॉक्टर साहब आपने कर दी, भूपेश बघेल जी भी बताएंगे कि कुछ चीजें उन्होंने कर दी। आज क्या जरूरत है, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो किन चीजों पर फोकस होगा और किन चीजों को सबसे पहले एड्रेस करेंगे? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ को सबसे पहला काम, जो भी मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ में, उसकी जवाबदारी रहेगी। सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ के साथ भूपेश बघेल ने जो नाइंसाफी की है, 16 लाख गरीब परिवारों को जो आवास स्वीकृत किए थे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो 16 लाख आवास लौट गए। ऐसी योजनाओं को तत्काल हम पहले दिन आते ही जो भी मुख्यमंत्री बनेगा 16 लाख आवास गरीबों को आवंटित करने का काम। ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप पहला काम ये करेंगे कि 16 लाख गरीब आवास जो है वो देंगे। प्रधानमंत्री जी ने मंच पे सार्वजनिक सभा में हम लोगों को कहा कि वो 16 लाख आवास जो दिल्ली ने सैंक्शन किया था, भूपेश ने नहीं बनाया, हम फिर वापस देंगे और हम स्टेट का शेयर देकर पूरे के पूरे निर्माण कार्य को 16 लाख आवास गरीबों को देंगे। पहला काम रहेगा। फिर ये करप्शन जिस प्रकार की चिपका हुआ है छत्तीसगढ़ से, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से चिपका हुआ है, इसको पूरी तरीके से जितने भी लोग इससे इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पीएससी जैसे संस्था जहां पे बच्चों का भविष्य बनता है, लाखों बच्चों का भविष्य अटका हुआ है, उस संस्था में 50-50 लाख रुपया दे के पद पोस्टिंग जब हो रही है, तो अब ये कहा जा सकता है कि ऐसी संस्थाओं को जनता के सामने लाना और ऐसे जो गलत कदम उठाए उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना। छत्तीसगढ़ की छवि अभी भी गरीब प्रदेशों में बनी हुई है। गरीबी की रेखा के नीचे जो स्तर है वो देश में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। बिल्कुल, गरीबी की सीमा के नीचे लोग की संख्या भी ज्यादा है और इसके लिए निश्चित रूप से लोगों के जीवन में एक बेहतर परिवर्तन आए, गरीबी के सीमा से लोग ऊपर आए, उनके कौशल उन्नयन की योजना, कार्य योजना हमने बनाई है। स्किल अपडेशन के काम हम करेंगे और कैसे उनको हाथ में हुनर दिया जाए, कैसे उनको रोजगार दिया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर को और डेवलप करके, एलाइड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी में काम करके उस अलग अलग स्थानों पे इनके लिए एक कार्य योजना बना के सभी ब्लॉक लेवल पे हम काम शुरू करेंगे। नक्सल की समस्या कुछ कम हुई है, क्या करने की जरूरत है? नक्सल समस्या को हमने 15 साल में काफी ठीक करने का प्रयास किया और एक बात कह सकता हूं, सरगुजा नक्सल समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। एक पूरा संभाग जो सबसे ज्यादा पीड़ित था, अब बारी बस्तर की थी, बस्तर भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मगर सरकार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बनती है, डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र का पूरा सहयोग रहेगा और बस्तर में भी हम शांति की स्थापना करेंगे। भूपेश सिंह बघेल के कामकाज की हर आदमी अपने ओपोनेंट की बताता है कि क्या कमियां रह गई। कोई काम ऐसा उन्होंने किया जिसकी आप तारीफ भी करना चाहें? काम जो जनता के लिए करना चाहिए, काम जो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के नीति, पहली बात तो भूपेश जी को सवाल, मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के 2 चीज साफ होनी चाहिए, सरकार की नीति और नीयत। यदि 2 चीज साफ हो जाए तो फिर बाकी समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। यदि नीति ही गलत बना दिया और नीयत सही नहीं है तो आज जो जिस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं,
आपने कोयले को सीधा सीधा आपने गड़बड़ किया कि कोयले में हम लोगों ने योजना बनाकर कोयले की आवंटन किया, कोयले के लिए जितने भी उनके ब्लॉक्स थे वो वितरित किए, कोयले के लिए लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में हमने काम किया, मगर कभी करप्शन का आरोप नहीं लगा। हमने सिस्टम बनाया था कि कोयला निकासी होती है तो उस कोयले को निकासी के लिए जो डीओ जारी होता है और वो डिस्पैच ऑर्डर को हमने ऑनलाइन कर दिया, किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैनुअल कुछ काम नहीं होता। इन्होंने आते ही नीतिगत परिवर्तन किया, वो ऑनलाइन को ऑफलाइन कर दिया, 25 रुपये प्रति क्विंटल लेना शुरू कर दिया, 500 करोड़ का घपला, और आज उनका डायरेक्टर 7 महीने से जेल के अंदर पड़ा है, इसलिए कि उसने नीतिगत फैसला गलत लिए कि ऑनलाइन जो व्यवस्था बनाए थे डीओ ऑर्डर का उसको ऑफलाइन कर दिया और उसमें पैसे की लीकेज। तो इस प्रकार की योजनाओं को समाप्त बंद करना और ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार के सभी सिस्टम को दुरुस्त करना, ये किसी भी सरकार के लिए ये छत्तीसगढ़ में टॉप प्रायोरिटी रहेगी। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो पीएम आवास योजना है उसके फंड रिलीज नहीं किए गए, इसलिए वो योजना रुक गई, लेकिन सीएम आवास योजना यहां पर लागू है। प्रधान भूपेश जी मुख्यमंत्री हैं, जनता को इस प्रकार तो भ्रम में न डालें। मेरे पास 3 पत्र हैं केंद्रीय मंत्रियों के, जो बार बार लिखा गया कि आपके आवास स्वीकृत हो गए हैं, आप इस आवास के मैचिंग ग्रांट 40% पैसा लगाइए और आवास बनाने का काम करिए। 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन कर दिया। 1 पत्र नहीं, 2 पत्र नहीं, 3-3 पत्र चीफ सेक्रेटरी के नाम से आए, रिकॉर्ड में है, मेरे पास वो पत्र हैं, विधानसभा में प्रस्तुत किया, विधानसभा का घेराव किया कि 16 लाख आवास बनाइए। हजारों लोगों को विधानसभा में आकर गरीबों ने प्रदर्शन किया, और उसके बाद भी भूपेश बघेल आज जब आचार संहिता लग गया तो बोलते हैं 16 लाख मकान, 17 लाख मकान हम बना देंगे। अरे भैया, अब तुम तो गए हो, लौट के नहीं आने वाले हो। इसलिए नहीं कि गरीबों का आवास जो छीनेगा वो छत्तीसगढ़ में शासन नहीं कर सकता, जनता उसको बदल देगी और ऐसी सरकार लाएगी जो गरीबों के हित में काम करे। लोगों से आप क्या कह रहे हैं? भूपेश बघेल के कामकाज पे जो सबसे बड़ा आप फेल्योर बता रहे हैं वो क्या है? भूपेश बघेल के काम का सबसे बड़ी असफलता है वो है जनता का विश्वास खो देना। कहीं भी जनता को विश्वास में लेकर काम नहीं किया। वो चाहे आज आपको मैं पंचायत स्तर में बोलूंगा, गांव में बोलूंगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम जो 15 साल में हमने मजबूत सड़कों का जाल बिछाया था, बाकी काम किया था, स्कूल बनाए थे, सारे काम बंद कर दिया। तो भूपेश की असफलता है कि छत्तीसगढ़ को जो तेजी से विकसित हो रहा था उसके डेवलपमेंट को रोक दिया। ये डेवलपमेंट जरूरी है छत्तीसगढ़ में। जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं यहाँ पर लड़ रही हैं, जोहार पार्टी से लेकर के जोगी जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सब का कितना रोल रहेगा और किस का वोट कटेगा? निश्चित रूप से वो चाहे आप पार्टी का विषय हो, चाहे बसपा का विषय हो, चाहे गोंडवाना का विषय हो, गोंडवाना गणतंत्र परिषद का विषय हो, या जोहार पार्टी जैसे छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन पार्टियों का एक तीसरी शक्ति के रूप में वोटों का विभाजन करने की इनकी भूमिका होती है। और जब जब हमने देखा है कि ये 7-8% वोट काटते हैं, तब तक कांग्रेस यहाँ पे पराजित होती है। तो इनको आप बहुत सीरियसली नहीं लेते? नहीं, वो उनकी शक्ति है और कांग्रेस यानी तीसरी शक्ति के रूप में जो वोटों का जो प्रतिशत में बदलाव लाने की क्षमता है और निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है जब आप लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं? फोकस किस बात पे? फोकस ये है कि एक बेहतर सरकार, तेजी के से विकास करने वाली एक अच्छी सरकार हम बना के देंगे, करप्शन से मुक्त करेंगे, डेवलपमेंट का काम को प्रायोरिटी से करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता के जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उस पर 100% खरे उतरने का प्रयास करेंगे। चेहरा भले न दिया गया हो, लेकिन मन में तो ये होता ही है कि भाई काम आप कर रहे हैं, आपका पुराना काम है, तो मुख्यमंत्री पद आपको ही मिलेगा अगर जीतती है बीजेपी। ऐसा कोई निर्णय पार्टी ने नहीं लिया है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। 2003 में, 2008 में और 2013 में 3 बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनी,
तो कोई चेहरे डॉक्टर रमन के चेहरे के नाम से चुनाव नहीं लड़ा गया था। सामूहिक नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और सामूहिक नेतृत्व के बाद विधायक दल की बैठक में निर्णय होता है। अब भी यही होगा कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें 1 घंटे में हम विधायक दल का नेता चुन लेते हैं और उसका वही मुख्यमंत्री होता है। तो ये प्रक्रिया बीजेपी में स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में वर्षों से हम अपना रहे हैं। इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, मतभेद नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रविकांत, एबीपी न्यूज, रायपुर।